हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली मिधा गुरु और मैं मधु, योर केमिस्ट्री ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 CBSE के फोर्थ चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सारे इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात ऑनेस्टली मैं आप सबको बता दूं कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच सीखिए, बट कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम हमेशा नहीं पूछा जाएगा। और एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, और अगर आपने नहीं समझा है तो आप इस चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी मिधा गुरु के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। मैंने वहाँ पे इस चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से समझाया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी उस चैप्टर का वीडियो का लिंक मैं रख दूंगी, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम का जो रिबन है ये कुछ इस तरह का होता है, इसको हम लोग बर्न करने से पहले हम इसे रब क्यों करते हैं। तो यहाँ बात हो रही है मैग्नीशियम मेटल की। ये एक कैसा मेटल है? इट इज अ रिएक्टिव मेटल। ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? रिएक्टिविटी सीरीज देखा है कि अलग अलग मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद ही है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड सो ऑन। मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, राइट। तो मैग्नीशियम का जो ये रिबन है, इसको अगर हम लोग ओपन एरिया में बहुत टाइम तक रख देंगे तब क्या होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। मतलब इस रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाएगा। तो अब जब हम इस रिबन को बर्न करेंगे तो ये बर्न होगा? ये बर्न नहीं होगा। क्यों नहीं बर्न होगा? क्योंकि इसमें लेयर ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इसीलिए इस लेयर को हटाने के लिए ही हम लोग मैग्नीशियम रिबन को पहले रब करते हैं और उसके बाद इसको बर्न करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आंसर क्या लिखेंगे इसका। मैग्नीशियम व्हेन केप्ट इन एयर फॉर लॉन्ग इट गेट कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ magnesium oxide. So this layer of magnesium oxide is removed before burning magnesium ribbon. बस ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चंस को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। लेट सपोज आपको बोल दे कि कोई एक शाइनिंग मेटल M है, इसको बर्न करने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन का जरूरत होगा। तो ये जब बर्न होता है तो ये वाइट डैजलिंग फ्लेम से बर्न हो रहा है। तो आपको बताना है कौन सा मेटल है और कौन सा मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है वाइट डैजलिंग फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम के अलावा एल्यूमिनियम भी ऐसे ही बर्न होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा मैग्नीशियम, ठीक है। और कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होगा? ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, केमिकल्स नेम दिया हुआ है, बट यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग में हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। बस यही चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है, H2 के फॉर्म में रहता है और गैस के लिए हम लोग स्मॉल g से लिखते हैं। ये हो गया इसका स्टेट। फिर क्लोरीन की बात करें तो ये भी गैस है, Cl2। क्या प्रोडक्ट बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl। ये भी गैस है। तो चलिए अब बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट साइड, क्लोरीन 2 है, बट प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है।
तो हाइड्रोजन को 2 और क्लोरीन को 2 करने के लिए हम लोग को सिंपली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, बी, बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो बेरियम का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, बस क्रिस क्रॉस कीजिए, क्या हो जाएगा? BaCl2। ये एक सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, इसलिए हम लोग लिखते हैं एक्वस। एक्वस मीन्स जिसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, ठीक है। अब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एल्यूमिनियम और सल्फेट, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का 2, मतलब Al2SO4 होल 3, ये भी हो गया एक्वस। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट, फिर से हो जाएगा BaSO4, क्योंकि बेरियम का 2, इसका भी 2 क्रिस क्रॉस करेंगे तो 2 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए बेरियम सल्फेट जो है ये एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रेसिपिटेट बोलते हैं और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो शो करते हैं और यहाँ पे S लिखते हैं कि सॉलिड है। अब उसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड, एक और प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम का 3 है, क्लोरीन का 1 है। अब देखिए हमने इक्वेशन को लिख लिया, अब हमें इसे बैलेंस्ड करना है। चलिए फटाफट बैलेंस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कोई भी इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला अप्रोच आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी एलिमेंट कम नंबर में है सबसे पहले आप उसे बैलेंस्ड कीजिए, ठीक है। या फिर जो मैंने पहले बताया है कि पहले आप मेटल को बैलेंस कीजिए, उसके बाद नॉन मेटल को, और उसके बाद हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ कि आप अगर मान लीजिए सल्फेट का सॉल्ट दोनों साइड बन रहा है तो आप सल्फेट को एक यूनिट मान सकते हैं और उसके बाद आप उसको बैलेंस कीजिए। अगर नाइट्रेट का सॉल्ट होता है तो नाइट्रेट को एक यूनिट मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेरियम है 1, क्लोरीन है 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फेट आयन 3 है। यहाँ पे बेरियम क्या है? 1 ही है, सल्फेट भी 1 है, एल्यूमिनियम भी 1 है, बट क्लोरीन 3 है। तो सबसे पहले बेरियम बैलेंस्ड है, ठीक है। अब बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हो गया। जो भी आप चेंजेस कर रहे हैं ना, आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखते जाइए। यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 6। अब देखिए क्लोरीन भी हमको चाहिए अब 6, तो 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 2 जा 6, यानी कि अब क्लोरीन भी 6 हो गया, लेकिन बेरियम कितना हो गया? बेरियम यहाँ पे हो गया बेरियम यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे भी बेरियम को हमको 3 करना पड़ेगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फेट भी कितना हो गया? 3 हो गया, सल्फेट 3 हो गया। तो देखिए अब बेरियम भी बैलेंस्ड हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस्ड हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड हो गया और सल्फेट भी बैलेंस्ड हो गया, यानी कि ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड। सोडियम एक मेटल है तो सॉलिड, रिएक्ट्स विथ वाटर H2O, लिक्विड है तो L, क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, AQ हो गया, एक्वस, वाटर में डिसॉल्व किए। अब उसके बाद क्या रिलीज होता है यहाँ से? हाइड्रोजन गैस, गैस के लिए G। अब चलिए इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 ही है,
हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 प्लस 2। एक और अप्रोच आपका इस तरह से होना चाहिए, अगर मान लीजिए कि ऑड नंबर में कोई एटम है, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 था, तो आप इसको अलग अलग लिखिए। अलग अलग लिखने के बाद आपको ये कोशिश करना है कि आप इसे इवन करें, ठीक है। इवन नंबर करेंगे तो बैलेंसिंग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, बस हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप इसको इवन कीजिए। तो इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, सोडियम भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 + 2 टोटल 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 2 मतलब सोडियम 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन को 4 करना है। तो सिंपली अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और ऑक्सीजन भी 2, यानी कि अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, राइट। स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया गया है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखना है, और केमिकल इक्वेशन लिखने के टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी केमिकल कंपाउंड है उसका स्टेट का आपको सिंबल भी लिखना है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपको स्टेट का सिंबल भी लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप सिंबल नहीं लिखते हैं कि वो कौन से स्टेट में है, तो यहाँ पे मार्क्स आपके कट सकते हैं। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मार्क्स नहीं भी कट सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया था। बट अब कोशिश करेंगे कि आप उसका स्टेट भी लिखें। तो आपको पता है सॉलिड के लिए हम लोग स्मॉल s लिखते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल l, गैस के लिए स्मॉल g। और कोई भी अगर सॉल्ट, एसिड, बेस को अगर हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोई भी केमिकल को, मतलब अगर वाटर सॉल्वेंट है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिंबल AQ, दैट इज एक्वस। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, दैट इज BaCl2। ये सॉल्यूशन है, दैट इज AQ हो जाएगा, प्लस एंड सोडियम सल्फेट। तो इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं? Na2SO4 से इन वाटर। वाटर है तो अगेन AQ हो जाएगा। टू गिव, ये कैसा रिएक्शन है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, प्लस माइनस, कोई भी कंपाउंड है तो प्लस माइनस से बनता है। तो बेरियम कटायन रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और बनाएगा बेरियम सल्फेट, और सोडियम मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्लोरीन नॉन मेटल के साथ और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनसॉल्युबल मीन्स इसको हम कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, और प्रेसिपिटेट के लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो शो करते हैं, और ये इनसॉल्युबल है इसीलिए हम लोग S लिखते हैं कि ये सॉलिड है। प्लस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो NaCl भी क्या हो जाएगा? एक्वस। ठीक है, इक्वेशन लिख लिए। अब बैलेंस करेंगे तो बेरियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, सल्फेट 1 है। बेरियम 1, सल्फेट भी 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ सोडियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, बाकी सब बैलेंस्ड है। मतलब बेरियम और सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो सोडियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी 2, क्लोरीन भी 2। तो अब ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये एक बेस है इन वाटर, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया यानी कि AQ लिखेंगे। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl, अगेन वाटर लिखा है तो AQ, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर।
तो ये कैसा रिएक्शन है? ये रिएक्शन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट NaCl AQ एंड वाटर H2O। तो ये लिक्विड हो गया। अब चलिए बैलेंस कीजिए। यहाँ पे सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन टोटल 2 हो गया, 1 + 1, क्लोरीन 1 है। यहाँ पे भी सोडियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, मतलब इसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि पहले आप चेक कर लीजिए बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। मतलब X सब्सटेंस का सॉल्यूशन यूज होता है वाइट वॉशिंग के लिए। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन A above with water। तो आपको पता है कि कौन सा X का सॉल्यूशन यूज होता है वाइट वॉशिंग में? तो आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विकलाइम भी कहते हैं, क्विकलाइम, जिसको चूना कहते हैं। इसको हम लोग वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तब बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH2। इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लरी ऑफ स्लेक्ड लाइम। और ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। मतलब कोई कंटेनर में जब हम लोग वाइट वॉशिंग करने वाले होते हैं तो उस टाइम पहले वाटर में हम लोग ऐड करते हैं क्विकलाइम को, और यहाँ पे बबल्स फॉर्म करता है हिजिंग साउंड के साथ, और ये कंटेनर भी गर्म हो जाता है। इट मीन्स ये शो करता है कि ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हम लोग नेचर भी चेक कर सकते हैं। ये कैसा नेचर का होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। नेचर चेक करने के लिए हमारे पास लिटमस पेपर है या बहुत सारे इंडिकेटर्स है, टर्मरिक भी है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? राइट दी सब्सटेंस X। तो कौन सा सब्सटेंस X होगा? दैट इज ए का आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप लिखेंगे क्विकलाइम। दूसरा क्वेश्चन था राइट द रिएक्शन। अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको रिएक्शन लिखना है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। आप देख सकते हैं कैल्शियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर? जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का, तो क्यों एक गैस डबल अमाउंट में फॉर्म करता है एज कंपेयर टू अदर वाले गैस से? ऐसा क्यों है? और वो कौन सा गैस है जो कि डबल अमाउंट में फॉर्म करता है? तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराते हैं वाटर का, वो हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना होगा। कंटेनर के लेने के बाद हमें 2 मेटल का रॉड लेते हैं, और इस दोनों रॉड को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी में आप सबको पता है 2 टर्मिनल होता है। तो निगेटिव वाला जिस मेटल रॉड से कनेक्टेड होता है, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज कैथोड। और पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होता है, इसको भी स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज एनोड। अब हमें वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, तो यहाँ पे हम लोग कंटेनर में वाटर लेते हैं, और कैसा वाटर? हम लोग एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। एसिडिफाइड वाटर क्यों लेते हैं? एसिडिफाइड वाटर इसलिए लेते हैं ताकि वाटर का कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। थोड़ा अमाउंट एसिड का डाल देते हैं वाटर में। अब क्या होता है? तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे आयंस में ब्रेक हो जाता है वाटर। कैसा आयन? H+ और OH-। मतलब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कराए तो H+ और OH- आयंस मिल जाएंगे।
एक्वस सॉल्यूशन में, कंटेनर में। तो अब क्या होगा, तो देखिए H प्लस पॉजिटिव आयन है और OH माइनस निगेटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन वाला किधर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव वाले इलेक्ट्रोड के पास, है ना। तो ये जाएगा यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो H प्लस को अगर इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा H। और आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन हमेशा गैस H2 के फॉर्म में रहता है, तो यानी कि 2H प्लस जब जाएगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे मिलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्वर्टेड ट्यूब रखेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस, कहाँ पे, कैथोड के पास। अब बात करें OH माइनस, निगेटिव वाला किधर मूव करेगा, तो ये मूव करेगा एनोड की तरफ। तो OH माइनस ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो OH प्लस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यही तो मूव करके इधर आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए OH अपने जैसे एक और OH के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2O प्लस ऑक्सीजन। और ये कैसा ऑक्सीजन है, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये दूसरे ऐसे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम लोग इन्वर्टेड ट्यूब रखेंगे तो यहाँ पे कलेक्ट होगा क्या, ऑक्सीजन गैस। अब बात करते हैं कोई गैस, कोई इन दोनों में से कोई एक गैस डबल अमाउंट में क्यों फॉर्म करता है, तो इसको समझने के लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन से कैथोड, मतलब कौन से इलेक्ट्रोड के पास कौन सा गैस रिलीज होता है। अब कितना अमाउंट में होता है, आइए अब इसे समझते हैं। जब हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तब क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप बैलेंस कीजिए। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 किए तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी 2 करना पड़ेगा। मतलब आप देख सकते हैं ये क्या बताता है, ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टोकियोमेट्री। मतलब ये बताता है कि इसका वॉल्यूम क्या है। ठीक है, अगर 2 वॉल्यूम अगर हम लोग वाटर लेते हैं तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस और यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का बन रहा है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो यहीं से हमको समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए कि 2 वॉल्यूम 2 लीटर अगर वाटर ले रहे हैं तो इसमें 2 लीटर आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आंसर लिखेंगे, वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है, 2:1 के रेशियो में, बाय वॉल्यूम। एंड द गैस हैविंग डबल वॉल्यूम कौन सा है, इट इज हाइड्रोजन ओनली। आई होप ये भी क्लियर है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। इसका क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो आंसर होगा, सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो क्या होता है, आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और क्या फॉर्म करता है, आयरन सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कलर चेंज क्यों होता है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू कलर। ठीक है, आयरन नेल का ग्रे होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो आयरन डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, बनाता है फेरस सल्फेट या फिर आयरन 2 सल्फेट भी कह सकते हैं, जिसका कलर होता है लाइट ग्रीन। मतलब इस रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो गया ना, और आयरन जो नेल है इसके ऊपर कॉपर का
ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिंस आयरन is more reactive than copper, therefore iron displaces copper from copper sulfate solution, copper sulfate aqueous solution, which is blue in color, and form iron 2 sulfate, which is light green in color. ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए, शॉर्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं कि आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो वहां पे मैंने इलेबोरेट में बता दिया, ये शॉर्ट फॉर्म इतना भी लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। तो आइए स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द रिएक्शन गिवन बिलो। ये एक एग्जाम्पल ऑलरेडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दिया हुआ है, जिसमें सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो आपको एक और एग्जाम्पल देना है बस। तो एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लिए और इसको डिसॉल्व किए NaCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पे भी आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब सिल्वर बॉन्ड फॉर्म करेगा क्लोरीन के साथ और सोडियम बॉन्ड फॉर्म कर लेगा नाइट्रेट के साथ। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? अगेन दो प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट अगेन वाटर में डिसॉल्व रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्वस। बट सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, मतलब ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? इनसॉल्युबल सॉल्ट या सब्सटेंस। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं और यहाँ पे S भी लिख सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस इन द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, इन दोनों में आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन आपको 4 पॉइंट ध्यान में रखना है। ये 4 पॉइंट अगर आपको ध्यान में है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखना है कि ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन। ठीक है, अब बात करें ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के बाद उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या फिर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होगा इसका रिडक्शन, मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड इसमें क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तब भी हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तब कहेंगे कि उसका रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है, हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में, मतलब उस एटम के पास चार्ज था और रिएक्शन के बाद अगर चार्ज इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो इंक्रीज अगर मान लीजिए चार्ज होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is also called as reduction reaction। बस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अगर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम लोग भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन जो कि गैस है और ये सॉलिड, ये बैलेंस्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, 2Na2O। अब आपको बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो गया और कौन सा रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सोडियम जो है रिएक्शन के बाद ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सोडियम का ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो हम ये बोलेंगे सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए, अब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। तो देखिए, अगर हम, ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कोई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप ये देख सकते हैं चार्ज के बेसिस पे, यहाँ पे O2 है, इट मीन्स इसका कोई चार्ज नहीं है, ना +1 है ना -1 है, तो यहाँ पे 0 है इसका चार्ज। अब बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है ये कैसा फॉर्मूला है, Na2O, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na पे प्लस और ऑक्सीजन पे 2-, मतलब यहाँ से आपको पता चला कि ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है और सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बी, cupric oxide plus hydrogen gas gives copper plus H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 नाम है इसका, कॉपर 2 ऑक्साइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 2 है। आपको पता है कॉपर का +1 वैलेंसी भी होता है, +2 भी, या दूसरा नाम है इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर हो गया, मींस ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूप्रिक ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, क्यूप्रिक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीजन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिधा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।